हेलो एंड वेलकम टू इग्नू बीएपीएसएच। आज हम बीपीएससी 110 का यूनिट नंबर 7 देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इन्वायरमेंट। ये इस यूनिट का पार्ट 1 होने वाला है, जहां पर हम इश्यूज ऑफ कंसर्न तक के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि जो वर्ल्ड था उसमें पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद कोई भी पॉलिटिकल और सोशल जो चैलेंज था वो आया नहीं। ठीक है। जो चैलेंजेस आए वो थे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। ठीक है। अब इन चैलेंजेस से पहले तक ये माना जाता था कि जो वर्ल्ड है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की टर्म्स में सेफ है। ठीक है। और इसीलिए किसी भी नेशन ने ये कोशिश नहीं की कि इन्वायरमेंटल इश्यूज को ग्लोबली रेज किया जाए। ठीक है। जो कि प्रीडोमिनेटली एक अच्छी स्पेस ऑक्यूपाई करके रखते हैं। पर किसी भी तरह का कोई थ्रेट हमें देखने को नहीं मिलता है 1970s में और उसके बाद तक। पर जो इश्यूज होते हैं इन्वायरमेंट के, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से लेके, वो 1992 में सामने आते हैं जब इन्वायरमेंटल क्राइसिस आता है। इस समय जो वर्ल्ड होता है उसकी आंखें खुलती हैं और वो इस अनएक्सपेक्टेड चैलेंज को फेस करता है। अब इससे जो वर्ल्ड होता है उसे लगता है कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें कुछ पॉलिसीज, हमें कुछ कन्वेंशंस, कुछ ट्रीटीज वगैरह साइन करनी चाहिए। इससे जो प्रीवियस अप्रोचेस होती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर वर्क करने की, उनका डिपार्चर हो जाता है। मतलब उनको छोड़ के अब एनवायरनमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी हम एक ऐसा इकोसिस्टम छोड़ कर जाएं जिसमें वो अच्छे से रह सकें। उसके बाद आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। तो जो फर्स्ट हाफ होता है 20th सेंचुरी का, डोमिनेंटली इसमें दो वॉर्स होती हैं, वर्ल्ड वॉर्स। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स के बाद 1960s में जाकर कहीं कोल्ड वॉर होता है। इस पीरियड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो एक प्राइम पोजीशन होल्ड करके रख देता है बहुत सारे नेशंस में। ठीक है। ताकि वो इकोनॉमिकली डेवलप हो सके। और यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज भी होती है वो भी प्रॉस्परस काउंटर पार्ट्स को अच्छे से अचीव करने के लिए यहाँ पर इकोनॉमिकली डेवलप होने में लगी रहती हैं। जो नेशंस होते हैं बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, वो पार्टनर्स बन जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ग्लोबल रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन करने लगते हैं ताकि वो अपने एम्स को अचीव कर सकें। इस प्रोसेस में कि हम इतनी सारी ट्रीटीज को साइन कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिजाइन कर रहे हैं ताकि हम ग्रो कर सकें। तो वो ये नेशन से मानते थे कि अगर हम सारे पार्टनर्स बन जाएंगे तो हम इसे फ्रूटफुल एक्सरसाइज बना सकेंगे। ठीक है। और आगे जाकर ये जो प्रोसेस बना इकोनॉमिक फैसिलिटेशन का, उसे हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसका एम होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और सभी मैटर जो भी हैं नेशंस के, एक दूसरे से एक्सचेंज करना। ठीक है। इसी को फॉलो करते हुए बहुत सारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और बहुत सारे अदर इकोनॉमिक मेजर्स भी लिए जाते हैं, जो कि एंटीथेटिकल प्रूफ होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। एंटीथेटिकल का मतलब होता है विपरीत, जो कि उल्टा होता है। डेवलपिंग नेशंस ये मानकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन सारी ट्रीटीज को साइन करते थे कि वो इकोनॉमिकली डेवलप हो सकें, ठीक है, अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। पर ये सब उनके लिए उल्टा पड़ जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो प्रॉस्पेरिटी होती है इन सभी के लिए एक मिराज बनकर सामने आती है। ठीक है। जो मॉडल होता है डेवलपमेंट का, बहुत सारे कंट्रीज के लिए उनके प्रेशर रिसोर्स के अगर टर्म्स में देखें तो इनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। ठीक है। डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो वर्ल्ड इकोनॉमी होती है वहां पर डेटेरेटेड वर्किंग कंडीशंस होती हैं। ठीक है। जो वर्ल्ड होता है वो अनएम्प्लॉयड ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्रोथ रेट्स का वो अनइवन हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होने लगता है। अब इससे एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का राइज होता है लोगों में डेवलपमेंट्स को लेकर। ठीक है। अब जो यहाँ पर लोग होते हैं उनमें पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आती है। वो देखते हैं कि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज का हमें लॉस हो रहा है, वो आगे हम उसे कंपनसेट कैसे करेंगे। ठीक है।
उसके बाद ये डिमांड इंक्रीज होती है कि इन सभी इश्यूज को ग्लोबली हमें रेज करना चाहिए और इन सभी के लिए रेमेडियल मेजर्स भी लाने चाहिए। इसी को फॉलो करते हुए 1972 में एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन होती है, जिसमें इंडिया भी कहीं ना कहीं अपना पार्टिसिपेशन करता है। ये डिक्लेरेशन एक ऐसी डिक्लेरेशन थी जहां पर पहली बार जो वर्ल्ड है उसे पता लगा कि क्या स्टार्क रियलिटी है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की, और उसके लिए कैसे हम डैमेज कंट्रोल मेजर्स का यूज कर सकते हैं। इस क्राइसिस की वजह से जो वर्ल्ड था उसको एक ऑल्टरनेटिव पाथ की सर्च में जाना पड़ा, ठीक है, ताकि जो करंट मासिव पॉपुलेशन है उसको सर्वाइविंग इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जा सके और एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके जिसमें जो फ्यूचर ह्यूमन स्पीशीज हैं वो भी हार्मनी के साथ रह सकें। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड द यूनाइटेड नेशंस। अब 1972 में ये देखा कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन होती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके, तो जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस होती है ह्यूमन इन्वायरमेंट की, ठीक है, उसमें भी कई तरीके के एप्रीहेंशंस देखे जाते हैं पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है जो कि 5 टू 16 जून 1972 में ऑर्गेनाइज होती है, वहां पर 1200 डेलीगेट्स आते हैं 114 कंट्रीज से। और ये भी नोट किया जाता है कि दो हेड ऑफ द नेशंस भी आते हैं, ठीक है, ओलेफ पाम ऑफ स्वीडन एंड श्रीमती इंदिरा गांधी ऑफ इंडिया। अब ये दो लोग जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस सभी डिक्लेरेशन के बाद हमें एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें कुछ 26 प्रिंसिपल होते हैं जो कि एम्फेसाइज करते हैं शेयर्ड इंटरेस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट को हम इंडिविजुअल सेंट्रिक ना रख के सबको ध्यान में रखकर करें, ठीक है, क्योंकि एक जो कंट्री है वो अगर डेवलपिंग है वो ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करेगी, ठीक है। भले ही पहले लोगों को लगता था कि एक कंट्री जो है अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है उस पर दूसरों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पर ऐसा होता नहीं है। एक कंट्री का जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड पर होता है। इसीलिए शेयर इंटरेस्ट को यहाँ पर एम्फेसाइज किया जाता है डेवलपिंग नेशंस में, ताकि रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके, बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, ठीक है। डिस्पाइट not meeting the expectations of all the participants, the conference raised global environment awareness, ठीक है। अब इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ग्लोबल इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको यहाँ पर इनिशिएट किया जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है और एक की आउटकम निकलता है कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाता है, जो कि सिग्निफिकेंट रोल को प्ले करता है इन्वायरमेंटल मीटिंग्स को होल्ड करने में और डेवलपिंग रिलेटेड लॉज को यहाँ पर इनेक्ट करने में। उसके बाद इन इंडिया इंदिरा गांधी जो होती हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होती हैं वो बहुत ही अलग तरीके के मतलब सेवरल लॉज लाती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ताकि इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकें। और वो ये भी बताती हैं कि जो डिसीजन है ट्री फेलिंग का वो भी हमें कम करना चाहिए कमर्शियल पर्पसेस के लिए, क्योंकि 1970s में कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो भी ट्री फेलिंग होती थी उसको 1970s में एक जो आंदोलन होता है, एक मूवमेंट होती है चिपको मूवमेंट, उससे इनको बंद करा दिया जाता है जो कि विमेन लीड करती हैं। तो इससे होता क्या है कि ट्री फेलिंग जो होती है उत्तराखंड में कमर्शियल पर्पसेस के लिए बहुत ही कम हो जाती है। While developments after the Stockholm meeting resulted in the some positive agreements on dumpings, species, population, pollution, etc. तो बहुत सारी डेवलपमेंट निकल कर आती हैं स्टॉकहोम मीट से, जैसे कि डंपिंग, स्पीशीज, पॉल्यूशन, इन सभी पर यहाँ पर काम किया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज जो होती हैं वो इन सभी जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने के लिए लग जाती हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को आइडेंटिफाई करती हैं। फॉर्मेशन होता है ब्रॉनटाइन कमीशन का जो कि अपनी पहली रिपोर्ट को पब्लिश करता है जिसका नाम होता है अवर कॉमन फ्यूचर, जो कि 1970 में पब्लिश की जाती है। इससे जो कंट्रीज होती हैं वो एनकरेज होती हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं ताकि सारी कंट्रीज जो हैं वो अपने इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकें, ठीक है। अब इसमें हम एक रियो समिट भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। रियो समिट में ये डिसाइड किया जाता है कि
जो भी स्ट्रेटजीज हैं इन्वायरमेंटल डिटरेशन को लेके, वो उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाए, ठीक है। इंक्रीज देखा जाता है यहाँ पर पार्टिसिपेशन का नेशंस का, ताकि जो रिसोर्सेज है उनको सेफ गार्ड किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। उसके बाद रियो डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पर 27 जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट होता है हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में, जिसमें जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। उसके बाद हम लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि जो वर्ल्ड समिट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो जोहान्सबर्ग में होता है कहीं सितंबर 2002 में। तो ये सब फैक्ट्स हैं, इतना कुछ इनमें याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बहुत सारी ट्रीटीज होने के बाद, बहुत सारे कन्वेंशंस होने के बाद वर्ल्ड में ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का इंस्टॉलेशन देखा जाता है, ताकि जो वर्ल्ड है उनको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मिले जहां पर वो इन इश्यूज को राइज कर सके, ठीक है, और उनके रेमेडियल सॉल्यूशंस भी ला सकें। तो कुछ यहाँ पर एजेंसीज बनाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है यूएनईपी, जो होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अब जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, वो आउटकम होता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, जो कि 1972 में होती है। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मॉनिटर, कोऑर्डिनेट, इनिशिएट एक्टिविटीज एज डिसाइडेड इन द कॉन्फ्रेंस। जो भी एक्टिविटीज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में डिसाइड की गई हैं उनको मॉनिटर करें, उनको कोऑर्डिनेट करें, इनिशिएट करें इन एक्टिविटीज को, ठीक है। इट्स जॉब इज आल्सो टू एक्सेस द ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जो ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, ये उसे एसेस भी करे, ठीक है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करे। कुछ जो क्रूशियल इश्यूज होते हैं यूएनईपी में, वो यहाँ पर उठाए जाते हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, ओजोन डिप्लीशन, डेजर्टिफिकेशन, टॉक्सिक वेस्ट मैनेजमेंट, एंडेंजर स्पीशीज, उनकी हैबिटेट। तो ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जो कि यूएनईपी में उठाए जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यूएनईपी वर्क कैसे करता है। तो जो यहाँ का सेक्रेटरिएट होता है यूएनईपी का, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की गाइडेंस में यहाँ पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक गवर्निंग काउंसिल होती है, जो कि रिपोर्ट करती है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को। एंड इसके बाद जो जनरल असेंबली होती है, वहाँ पर इन सभी को डिस्कस किया जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली जो यूएनईपी होता है, इसके पास किसी भी तरह की कोई पावर्स नहीं होती। ये बस लॉज और कन्वेंशन ही बना सकता है, उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। मल्टीलेटरल एग्रीमेंट से फैसिलिटेट तो कर सकता है, पर उनको एग्जीक्यूट करने का काम इसका नहीं है, ठीक है। पर जो यूएनईपी होता है, वो लेस सपोर्ट के कारण जो है वो अपनी प्रोमिनेंस को छोड़ने लगता है, ठीक है। पॉलिटिकल विल में लैक होने की वजह से इसका जो फंक्शनिंग होता है वो नॉन एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। अब इसके फेलियर को देखते हुए एक कमीशन बनाई जाती है, जिस जो कि होती है द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो इंश्योरिंग रिजल्ट आता है, ठीक है, सीएसडी का, वो ये होता है कि जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनको एफिशिएंटली मॉनिटर किया जाए। जो जॉब होती है सीएसडी की, वो ये होती है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ यूएनसीडी के प्रोग्राम में, उनको अच्छे से मॉनिटर करें, ठीक है। उनको अच्छे से एग्जामिन करें, इम्प्लीमेंटेशन देखें कि कैसा हो रहा है। तो लाइक यूएनईपी, इसके पास भी कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती हैं अपने एफर्ट्स को एनफोर्स करने के लिए, ठीक है। ये थीमेटिकली वर्क करती है कुछ इश्यूज पे, ताकि जो कंफ्यूजन है किसी भी तरीके का वो यहाँ से हटाया जा सके। और जो इश्यूज होते हैं सीएसडी के, वो होते हैं पॉवर्टी एरेडिकेशन, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। ये सब ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं जो कि यहाँ पर सीएसडी में डिस्कस किए जाते हैं। पर ये भी यहाँ पर फेल हो जाता है, पॉलिटिकल विल की यहाँ पर कमी देखी जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो सेशंस होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का लायक होने की वजह से अथॉरिटी भी यहाँ पर नहीं रहती ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद आता है जीईएफ, जो कि है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। अब जो जीईएफ है, वो वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश करता है,
ठीक है, 1990 में, जिसका काम होता है, जिसका एम होता है टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको फाइनेंस करना इनोवेशंस के लिए, ताकि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है हम उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना किसी भी जो इश्यूज को कॉम्बैट करने के लिए। जो मेन फंक्शंस होते हैं इस सभी में, वो होते हैं कि इसमें जो यूएनडीपी है उसका काम होता है कि टेक्निकल असिस्टेंस को प्रोवाइड करना, ठीक है, प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन करना। यूएनडीपी का काम होता है कि सेक्रेटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करना इन प्रोजेक्ट्स के लिए। वर्ल्ड बैंक होता है, उसका काम होता है कि कोर फंड जो है जीईएफ के लिए वो यहाँ पर दिया जाए इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकें। पर इन इन सभी के बावजूद जो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी ज़्यादातर ये इंस्टीट्यूशंस बनते हैं वो फेल ही हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यूएन में जो है रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये यूएन है वो एक नॉन रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर के आता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनके कंसर्न्स को ये रेज नहीं करता है, ठीक है, केयरफुली वर्क नहीं करता है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है किसी भी तरीके का नेशन स्टेट्स में। उसके बाद जो यूएनसीईडी है वो सजेशंस तो रिसीव करता है, पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इन सभी की वजह से यहाँ पर हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है इश्यूज ऑफ कंसर्न। तो जो कंजर्वेशन है नेचुरल इन्वायरमेंट का, वो बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्टेड इश्यूज रहा है, अगर हम प्रेजेंट वर्ल्ड की बात करें और पहले के वर्ल्ड वर्ल्ड की बात करें तो भी। In spite of charting out planning strategies and policies to combat the negative effects of environmental degradation, we as human beings have a greater responsibility towards our nature. तो जो कंजर्वेशन है इन्वायरमेंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए और बाकी सभी चीज़ों के लिए भी, पर ऐसा होता नहीं है। हम स्ट्रेटजीज तो बना लेते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स को कॉम्बैट करने के लिए, पर ये ऐसा कभी होता नहीं, ठीक है, कोई ना कोई फेलियर यहाँ पर बीच में आ ही जाता है। तो जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है वो एक मैन मेड डिजास्टर के रूप में देखने को मिलता है। जो एक्शंस होते हैं मैनकाइंड के, उनके नेग्लिजेंस के, कंजम्पशन पैटर्न्स के, वो इन्वायरमेंट पर एक बुरा असर डालते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स जैसे कि लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, एटमॉस्फेयर, हैबिटेट लॉस, रिसोर्सेज डिप्लीशन, इन सभी को थ्रेट पोज करने लगते हैं जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है। इन सभी से जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है वो और भी फास्टर रेट से होने लगता है। अब कुछ इश्यूज यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जिसका काम होता है कि जो भी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रहे हैं सन के, वो सरफेस तक ना आ सके, वो वहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, जिससे कि जो हमारी अर्थ है उसमें किसी भी तरीके का कोई इम्बैलेंस ना बने। इसको देखते हुए 1985 में एक वियना कन्वेंशन होती है, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 1987 में, जिसका एम होता है कि जो ओजोन लेयर है उसको यहाँ पर हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। एज अ रिजल्ट जो ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स होते हैं अराउंड द वर्ल्ड उनको बैन किया जाता है। स्पेशल फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज वो यहाँ पर ले सकें। उसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज से हम बहुत ज़्यादा वाकिफ होंगे कि जो हमारा क्लाइमेट है उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस सभी को देखते हुए 1992 में रियो समिट के दौरान एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पर साइन किया जाता है, ठीक है। जीईएफ के अंडर जो फंडिंग होती है वो भी अवेलेबल कराई जाती है डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि इस इशू को वो कॉम्बैट कर सकें। क्योटो प्रोटोकॉल एक लैंडमार्क ट्रीटी की तरह उभर के आता है, जिसमें कुछ टारगेट्स और कुछ टाइमलाइंस भी दी जाती हैं कि जो भी इश्यूज रिलेटेड हैं क्लाइमेट चेंज के वो उनको हम अच्छे से अचीव कर सकें। एमिशन जो होता है टॉक्सिक गैसेस का, ठीक है, वो बहुत ही एक मेन इशू बना रहता है इस क्लाइमेट चेंज के लिए। तो इन सभी को कॉम्बैट करने के लिए जीईएफ जो है वो सबको फंड प्रोवाइड करता है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, जो फेलिंग डाउन ऑफ ट्रीज है एट द लार्ज लेवल्स, इसकी वजह से अब जो पेड़ हैं वो कट रहे हैं, ठीक है।
इससे क्लाइमेट में भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बायोडायवर्सिटी में भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, लैंड इरोड हो रही है। तो इस सभी को देखते हुए जो वर्ल्ड है, रियो समिट में डिफॉरेस्टेशन को भी डिस्कस करता है, ठीक है? कुछ नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल्स को भी यहाँ पर साइन किया जाता है, ताकि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। लोकल बॉडीज़ और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो फॉरेस्ट रीजन्स में बहुत ज़्यादा वर्क कर सकती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर भी हमें ये बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक एरिया है, उसका डेजर्टिफिकेशन हो गया। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है वो, जैसे रेगिस्तान में हम देखते हैं कि हर जगह रेत ही रेत होती है, जो मिट्टी है वो फर्टाइल नहीं रहती है, ठीक है? किसी भी तरीके का कोई प्लांट वहाँ पर नहीं उगाया जा सकता, तो ये होता है डेजर्टिफिकेशन, ठीक है? तो अर्थ समिट को फॉलो करते हुए इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो होता है डेजर्टिफिकेशन का, वो साइन किया जाता है 1994 में, जो कि है कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट टू कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इस नाम का जो एक कन्वेंशन होता है वो साइन किया जाता है। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस होते हैं उनको अपने एक्शन प्लान्स को यहाँ पर शो करना होता है, ठीक है? ताकि जो एग्रीमेंट हुआ है वो इनके अकॉर्डेंस में वर्क कर सके। जो नेशंस होते हैं वो उनको एक ऑप्शन भी दिया जाता है कि जो भी उनकी डेवलपमेंट है डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, उसको कॉम्बैट करने से रिलेटेड, वो यहाँ पर इस एग्रीमेंट के अकॉर्डेंस में ही वो करें। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, उसमें वाइड रेंज ऑफ यहाँ पर इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, फौना, फ्लोरा, एंडेंजर स्पीशीज एंड सो ऑन। अब किसी भी कंट्री के लिए जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो एक नेसेसरी स्टेप है, उसे ये करना ही चाहिए ताकि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें एक बैलेंस मेंटेन रहे। क्योंकि कोई भी अगर एक स्पीशीज है, उसकी एक इन्वायरमेंटल में नीश है, ठीक है? उस नीश की वजह से जो बैलेंस है इन्वायरमेंट में वो अभी तक बना हुआ है, ठीक है? अब वही अगर स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो इन्वायरमेंट में एक किसी ना किसी तरीके का अब इम्बैलेंस आ जाएगा। इम्बैलेंस आ जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी में लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है? इसी के लिए जो नेशंस हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन करनी चाहिए, ठीक है? जो कन्वेंशन होती है यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, रियो समिट में, वो भी यहाँ पर दिखानी चाहिए 1992 में, ठीक है? यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड की जाती है नेशन स्टेट्स को, ताकि जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, बायोलॉजिकल रिजर्व्स हैं, उनको यहाँ पर अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद आता है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि जो हमारी रिवर्स हैं वो सूख रही हैं, क्योंकि जो हीट है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है? हमारी अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इससे जो रिवर्स हैं वो सूख रही हैं, मेजर कंसर्न बना हुआ है अभी तक के लिए, ठीक है? और ये इंक्रीजिंगली नोटिस किया जा रहा है कि जो रेन वाटर है या जो अदर नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, वो क्रूशियल बनते जा रहे हैं ह्यूमन और हैबिटेट सर्वाइवल के लिए। इन सभी को कॉम्बैट करने के लिए, ठीक है, कुछ कन्वेंशन भी यहाँ पर साइन की जाती हैं। दो द कन्वेंशन ऑन द नॉन नेविगेबल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज हैज बीन डिस्कस्ड, इट कुड नॉट एंड अप विद एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। यहाँ पर एक कन्वेंशन भी होती है जिसका नाम होता है नॉन नेविगेबल यूसेज ऑफ इंटरनेशनल वाटर सोर्सेज, ठीक है? पर ये भी किसी न किसी तरीके से फेल हो जाती है, ठीक है, नेशन स्टेट से। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज, मरीन रिसोर्सेज। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं मरीन रिसोर्सेज को लेके, वो ये है कि वाटर क्रिएचर्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है? द यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज कैटेगरिकली spells out that rules and regulations regarding this aspect। तो जो यूएन कन्वेंशन है, इन सभी के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लाए जाते हैं, ताकि जो इंक्रीज हो रहा है सी ओशन वाटर पॉल्यूशन में, ठीक है, जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है सीज और ओशंस में, ठीक है, उनको यहाँ पर कम किया जा सके, एक्सेसिव फिशिंग्स को यहाँ पर रोका जाए, ठीक है, वेलिंग कम हो, ठीक है, प्रोटेक्शन हो मरीन रिसोर्सेज का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो मरीन एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए जो प्रोटेक्शन है इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि अगर उनकी हैबिटेट उनसे छीन ली जाएगी, तो एक मरीन एनवायरनमेंट में भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? द नेशंस हैव मासिव कोस्टल एरिया। जिन नेशंस के पास बहुत सारे कोस्टल एरियाज हैं, वो एक मेजर स्टेप लें इन सभी मरीन रिसोर्स कंजर्वेशन में, ताकि जो भी हमारी कोरल रीफ्स हैं, ठीक है, जो भी स्पीशीज हैं जो कि मरीन इकोसिस्टम में रहती हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये खत्म होता है हमारा पार्ट 1 बीपीएससी 110 का यूनिट नंबर 7। थैंक यू सो मच।